तो सोशल साइंस के मॉडल सेट का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? ऑप्शंस आपके हैं उपराष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग, चुनाव आयुक्त या फिर पांचवा ऑप्शन। तो बीपीएससी शिक्षक बहाली परीक्षा 2023 के संदर्भ में ये हमारा मॉडल सेट है और ये मॉडल सेट सोशल साइंस के ऊपर आधारित है। इसमें से आपको 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का आज हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे, जिसका पहला प्रश्न आपके सामने है। उम्मीद है कि आप लोगों ने जवाब दे दिया होगा। आइए इसको चेक करते हैं, इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत सरकार के अंदर अटॉर्नी जनरल को यह अधिकार है कि वो भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। ठीक है, इसके संदर्भ में नोट है, इस नोट पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा। भारत के अटॉर्नी जनरल, जिन्हें हम महान्यायवादी कहते हैं, इनको लोकसभा अथवा राज्यसभा या संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में भाग लेने का और भाषण देने का अधिकार प्राप्त है, परंतु वह मतदान में भाग नहीं ले सकता है क्योंकि वह संसद का सदस्य नहीं होता है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट अटॉर्नी जनरल से संबंधित था, तो इसको आप नोट करते चलिएगा। इसी प्रकार से 50 प्रश्नों को आप आज के इस क्लास में वॉच कीजिएगा। क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने अधिक से अधिक साथियों तक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला सवाल लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा या कौन से सूचीबद्ध हैं? आपके सामने 4 कथन है। समान कार्य के लिए समान वेतन, दूसरा है समान नागरिक संहिता, तीसरा है छोटे परिवार का मानदंड और चौथा है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। यहाँ पे ऑप्शंस हैं 1, 2 और 3, 1 और 2, 2 और 3, 1, 2 और 4। तो देखिए, भारतीय संविधान के भाग 4 से संबंधित एक इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट आप नोट कीजिएगा। यहाँ पे हमारा नोट पॉइंट है, संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 39 के अनुसार पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है, ये पहला अधिकार है। और अनुच्छेद 44 के तहत भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता की व्यवस्था की गई है। तो इस प्रकार से हमारा पहला और दूसरा ऑप्शन, पहला और दूसरा कथन जो है, समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता, ये भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार सूचीबद्ध है। यहाँ पे हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। लेखा अनुदान बना है किस लिए? कैग की रिपोर्ट पर मतदान के लिए, अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए, बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु या फिर बजट के लिए। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है लेखा अनुदान से संबंधित। एक इम्पोर्टेंट नोट को आप नोट करिएगा। यहाँ पे देखिए, लेखा अनुदान जो होता है वो राजस्व का लेखा जोखा होता है। किसका लेखा जोखा होता है? तो राजस्व का लेखा जोखा होता है, जो सामान्यतः बजट का ही अंग होता है। यदि मंत्रिपरिषद इसे पारित करना चाहे तो यही अंतरिम बजट भी बन जाता है। ठीक है, जो लेखा अनुदान है वही अंतरिम बजट बन जाता है। संविधान के अनुच्छेद 116 में, यहाँ पर द होगा, अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 116 में यह व्यवस्था की गई है कि लोकसभा में वोट ऑन अकाउंट का तात्कालिक प्रयोग कर सकती है। ठीक है, इसके द्वारा वह सरकार को वित्त वर्ष में तब तक व्यय की छूट प्रदान करती है जब तक कि बजट पारित नहीं हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा तीसरा ऑप्शन सही है कि बजट पारित या लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु लेखा अनुदान का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारे सारे प्रश्न आज के क्लास में देखने को मिलेंगे। उम्मीद है कि आज का क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पे अगला सवाल आ चुका है, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? एक आसान सा प्रश्न, 3 कठिन प्रश्नों के बाद एक आसान सा प्रश्न आ चुका है।
भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो हम सभी को पता है कि संविधान को पूरी तरह से बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिनों का समय लगा था और ये फाइनली 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकार किया गया था संविधान सभा के द्वारा। हम लोग अपनी प्रस्तावना में यही बोलते हैं कि आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं, है ना। तो यहाँ पे 26 नवंबर हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। इससे संबंधित नोट पॉइंट यही है कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया था, इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा है, एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार कितने दिनों तक अनुपस्थित रह सकता है? ठीक है, यानी कि अगर कोई एमपी जो है लगातार किस अवधि के लिए अनुपस्थित रहने पर उसके जो सीट हैं उसको रिक्त घोषित किया जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं 6 महीना, 2 माह, 3 माह, 1 वर्ष या फिर 5वां ऑप्शन। तो इसका सही आंसर होता है 2 महीने के लिए 60 दिनों तक। ठीक है, 60 दिनों तक अगर लगातार अनुपस्थित रहता है। यहाँ पर नोट पॉइंट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101(4) के अनुसार यदि कोई संसद सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों तक सदन के सभी अधिवेशनों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसकी सदस्यता समाप्त कर सकता है और उसके सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है। ठीक है, अगला सवाल है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किस नियम के तहत एक नागरिक का मौलिक अधिकार है? ठीक है, अब देखिए शुरुआत में राष्ट्रीय ध्वज को कोई भी व्यक्ति ऐसे ही नहीं फहरा सकता था अपने झंडे को, राष्ट्रीय झंडे को अपने घर के ऊपर, लेकिन इसमें चेंज किया गया और यह चेंज किस नियम के तहत किया गया है? ये सवाल है संविधान का अनुच्छेद 14, संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a), संविधान का अनुच्छेद 21, संविधान का अनुच्छेद 25 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, संविधान का अनुच्छेद 19(1) का ए, 19(1)(a। अब इसके संदर्भ में एक नोट पॉइंट है, 25 जनवरी 2004 ईस्वी को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए एक महत्वपूर्ण निर्णय के अनुसार राष्ट्रीय झंडे को फहराना नागरिकों का मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो 25 जनवरी 2004 को यह आदेश पारित किया गया था। इसके पूर्व कोई भी व्यक्ति ऐसे ही राष्ट्रीय ध्वज को नहीं फहरा सकता था, लेकिन इसमें सुधार किया गया और 25 जनवरी 2004 को यह निर्णय पारित किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। यह निर्णय भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत लिया गया है। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, इसको नोट ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं परंतु गैर नागरिकों को नहीं। यानी कि जो विदेशी व्यक्ति अगर कोई आता है भारत में तो उसे ये अधिकार प्राप्त नहीं होंगे, ये अधिकार केवल और केवल भारत में रहने वाले भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं। पहला है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो ये तो केवल भारत के व्यक्ति को ही मिलेगा। ठीक है, कोई भी दूसरे देश से जो व्यक्ति आएगा उसे भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती है। दूसरा है कानून के समक्ष समता। तो कानून के समक्ष सभी समान हैं, चाहे वो भारतीय हो या फिर कोई विदेशी हो। ठीक है, तो कानून के लिए सभी समान होंगे। कानून की जितनी धाराएं हैं सभी के ऊपर समान रूप से लागू होती हैं। तो ये तो गैर नागरिकों को भी प्रदान की जाएगी। ठीक है, तीसरा है अल्पसंख्यकों के अधिकार। तो अल्पसंख्यकों के अधिकार केवल और केवल भारत के रहने वाले अस्थायी नागरिकों को ही प्रदान की जाती हैं। और चौथा है जीवन और स्वतंत्रता। जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण जो है ये आपको सभी के लिए है। ठीक है, चाहे वो भारतीय हो या फिर विदेशी नागरिक हो, जीवन जीने और स्वतंत्रता का संरक्षण सबको मिलना चाहिए। तो यहाँ पे 2 हैं जो भारत के नागरिकों के लिए हैं और 2 गैर नागरिकों के लिए है। ठीक है, तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये भारतीय नागरिकों के लिए है। हमें चुनना है कि भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो ये पहला जो है वो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है।
ठीक है। और तीसरा अल्पसंख्यकों का अधिकार, ये भी भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं। तो पहला और तीसरा, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड। चलिए नोट पॉइंट में आप नोट कर लेंगे। वे मौलिक अधिकार जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं है, उसके संदर्भ में यहाँ पर ये सूची दी गई है। पहला है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, ये अनुच्छेद 15 में दिया गया है। दूसरा है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, ये अनुच्छेद 16 में दिया गया है। उसके बाद है बोलने की स्वतंत्रता से संबंधित 6 अधिकारों का संरक्षण है। पहला है बोलने व विचारों की अभिव्यक्ति, दूसरा है शांतिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार, तीसरा है संघ बनाने का अधिकार, चौथा है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार, पांचवा है निवास का अधिकार और छठा है व्यवसाय का अधिकार। ये सारे अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं प्राप्त हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में ब्लॉक स्तर पर यानी कि प्रखंड स्तर पर बनी हुई पंचायत समिति केवल है, क्या है? एक सलाहकार निकाय है, एक सलाहकार समिति है, समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी है, प्रशासनिक प्राधिकार है, या फिर पांचवा ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी है, ठीक है, समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी है। अगला प्रश्न लेते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, VVI क्वेश्चन है। इस तरह के प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे क्वेश्चन के अंदर। 42वां संशोधन, 44वां, 46वां, 74वां या फिर पाँचवा ऑप्शन। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 42वां संविधान संशोधन। इसके संदर्भ में एक नोट पॉइंट नोट कर लीजिएगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता। ये 3 शब्द जो हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत जोड़े गए संविधान की प्रस्तावना में, ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने तैयार किया था? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने तैयार किया था, किसने लिखा था, किसने प्रस्तुत किया था, ठीक है। चलिए अगला सवाल, यहाँ पे मिलान करना है संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये 3 सूची हैं, भारतीय संविधान में 3 सूचियाँ हैं, ये तीनों सूची आपके सामने हैं और प्रत्येक सूची में अलग अलग प्रविष्टियों की संख्या है, 97, 47, 66। आप लोगों को मैच करना है कि कौन से सही में मैच होगा, ठीक है। तो देखिए संघीय सूची में, संघीय सूची जो पहला ऑप्शन है उसमें 97 प्रविष्टियाँ हैं, ठीक है। तो संघीय सूची में 97 प्रविष्टियाँ हैं। दूसरा है राज्य सूची, तो राज्य सूची में आपके 66 प्रविष्टियाँ हैं, ठीक है। और तीसरा है समवर्ती सूची जिसमें आपके 47 प्रविष्टियाँ हैं। संघीय सूची वो सूची है जिसके ऊपर केंद्र सरकार का पूरा नियंत्रण रहता है। राज्य सूची के अंतर्गत जितनी भी वो प्रविष्टियाँ आती हैं, जितने भी नियम कानून है, उसका जो नियंत्रण है वो राज्य सरकार के अधीन रहता है। और समवर्ती सूची पर केंद्र एवं राज्य दोनों का संतुलन बना रहता है, ठीक है, दोनों का वहाँ पे कंट्रोल रहता है। यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 1 का A, 2 का C और 3 का B। 1 का A, 2 का C और 3 का B, ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। यहाँ पे नोट पॉइंट में देखिए लिखा हुआ है, भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्ति के विभाजन का प्रावधान किया गया है। सभी विषयों को 3 सूचियों, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है, ठीक है। संघ सूची में 97 विषयों को शामिल किया गया है जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। उसी प्रकार से राज्य सूची में 66 विषयों को शामिल किया गया है जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। और समवर्ती सूची में 47 विषयों को शामिल किया गया है, ये केंद्र और राज्य दोनों के संयुक्त क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ये सारे नोट पॉइंट को आप लोग नोट करते चलिएगा, याद रखिएगा। अच्छा, इसमें भी एक सवाल बन सकता है
कि हमारा जो शिक्षा तंत्र है, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम है, वो किस सूची के अंतर्गत आता है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऑप्शंस आपके रहेंगे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इन 3 सूची में से शिक्षा जो है वो किस सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए किस प्रकार का बहुमत होना चाहिए? साधारण बहुमत से काम चल जाएगा, या 2/3 चाहिए, या 3/4 चाहिए, या फिर 2/3 एवं आधे राज्यों का अनुसमर्थन चाहिए? समर्थन यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, थ के ऊपर रेफ होगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे सही आंसर हमारा है पहला ऑप्शन, साधारण। देखिए, नया राज्य बनाने के लिए संवैधानिक संशोधन के लिए केवल सामान्य बहुमत से ही काम चल जाता है। इसके संदर्भ में एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद को नए राज्यों की स्थापना करने की शक्ति प्राप्त है, ठीक है। संसद के सामान्य बहुमत से नए राज्य निर्माण से संबंधित विधेयक को पारित कर सकती है। तो यहाँ पे इस इम्पोर्टेंट पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है, निम्न उपायों में से कौन सा भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं है? ये आपका इकोनॉमिक्स से संबंधित सवाल है, ठीक है। इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए, अर्थव्यवस्था से संबंधित भी 2-4 प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक्स भी आपका सोशल साइंस का सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, आयात प्रतिस्थापन नीति को बढ़ावा देना, रुपये का अवमूल्यन, आयातों पर अधिकार कर लगाना यानी कि टैक्स लगाना, निर्यातों पर अधिक कर लगाना, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, निर्यातों पर अधिक कर लगाना। तो भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं है। ये निर्यातों पर अधिक कर अगर हम लगाएंगे तो ये भुगतान संतुलन स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं होगा। चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं? पहला ऑप्शन है सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा, दूसरा है मंत्रियों के द्वारा, तीसरा प्रधानमंत्रियों के द्वारा, चौथा मंत्रिमंडल के द्वारा, या फिर 5वां ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे हमारा साधारण सा पहला ऑप्शन सही है। भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो अपनी शक्तियों को सीधे प्रयोग में ला सकते हैं, या फिर उनके अधीन जो अधिकारी हैं उनके द्वारा भी वो अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए नोट पॉइंट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो ये संविधान के अनुच्छेद 53(1) में स्पष्ट कर दिया गया है राष्ट्रपति की शक्तियों के संदर्भ में। तो इस पॉइंट को भी नोट जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न आ चुका है, व्यापार करने की सुविधा सूचकांक कौन बनाता है एवं प्रकाशित करता है? व्यापार करने की सुविधा सूचकांक, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये भी आपका इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ सवाल है, ठीक है। इकोनॉमिक्स से ही जुड़ा हुआ सवाल है। यहाँ पे ऑप्शंस है विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक समूह, संयुक्त राष्ट्र संघ, या फिर चौथा है यूरोपियन संघ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, विश्व बैंक समूह ये व्यापार करने की सुविधा सूचकांक को तैयार करता है। देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स विश्व बैंक समूह के द्वारा निर्मित एक सूचकांक होता है। आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने अधिक से अधिक साथियों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा क्लास को, ताकि उन सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। देखिए, यूट्यूब के ऊपर आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आधे घंटे में कुछ नहीं बताएंगे, केवल बकवास करेंगे, और उनके जो वीडियोज़ होते हैं वो आपको डिमोटिवेट करने वाले होते हैं। वैसे वीडियो से आपको बच करके रहना है। 1 से लेकर के 50 प्रश्न आप हमारे इस क्लास में देखिएगा, कहीं भी आपको कोई भी बकवास नहीं मिलेगा, एक से एक अच्छे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए मेरा यह रिक्वेस्ट रहेगा कि अपने अधिक से अधिक साथियों तक हमारे क्लासेस को शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे इसके पहले 21 क्लासेस आ चुके हैं और सभी क्लासेस एकदम टू द पॉइंट हैं,
1 से लेकर के जितने भी प्रश्न हैं आपको सीधे प्रश्नों के ऊपर ही डिटेल एनालिसिस किया गया है सभी क्लासेस में। यहाँ पे अगला सवाल लेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के दशक में जनसंख्या वृद्धि की दर का प्रतिशत क्या था? ठीक है, कितने प्रतिशत दर से वृद्धि हो रही थी जनसंख्या में। अब यहाँ पर देखिए लेटेस्ट जनसंख्या अगर बात की जाएगी तो वो 2011 ही होगी क्योंकि 2011 के बाद से अभी तक जनगणना हुई ही नहीं है। तो जनसंख्या या फिर 2011 के जनगणना से सवाल 1-2 सवाल जरूर पूछे जाएंगे। तो एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो दशक में, यानी दशक का मतलब होता है 10 वर्ष का एक पीरियड, तो 2001 से लेकर के 2011 तक ये जो 10 वर्ष का पीरियड था, तो इसके दौरान जो जनसंख्या वृद्धि की जो दर थी प्रतिवर्ष वो क्या थी? ऑप्शंस आपके हैं 21.54, 17.64, 15.89, 19.21। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 17.64। अगला प्रश्न आ चुका है, भारत में सेवा कर किसकी सिफारिशों से लागू हुआ था? सेवा कर यानी कि आप इसको अभी ये तो हो गया जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सेवा कर हो गया आपका सर्विस टैक्स। तो सेवा कर किसकी सिफारिशों से लागू हुआ था? ऑप्शंस आपके हैं केलकर समिति, राजा जे चेलैया समिति, मनमोहन सिंह समिति, यशवंत सिन्हा समिति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, राजा जे चेलैया समिति। इन्हीं की सिफारिशों पर भारत में सेवा कर लागू किया गया था और ये जो है 1 जुलाई 1994 से भारत में सेवा कर की शुरुआत हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न एक बार फिर से 2011 की जनगणना से लिया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? आपके ऑप्शंस हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर 5वां ऑप्शन। तो लिंगानुपात एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अधिकांश बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये सवाल पूछा गया है, तो ये मॉडल सेट में इसीलिए इसको शामिल किया गया है। यहाँ पर देखिए दूसरा ऑप्शन हमारा हरियाणा वाला सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में जो लिंगानुपात है वो सबसे कम है। अगला प्रश्न है, किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी? ऑप्शंस आपके हैं DR गाडगिल, VKR वी राव, मनमोहन सिंह, IV अलग या फिर 5वां ऑप्शन। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, VKR वी राव। अब इसके संदर्भ में नोट पॉइंट दिया हुआ है। सबसे पहले तो देखिए VKR वी राव का फुल फॉर्म क्या है? विजयेंद्र कस्तूरी रंगा बरद राजा राव। ठीक है, ये पूरा नाम इनका है, काफ़ी लंबा नाम है इसलिए शॉर्टकट में इनके नाम को लिखा जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय को मापने का प्रथम वैज्ञानिक प्रयास VKR वी राव के द्वारा 1931-32 में किया गया था, यानी कि आज़ादी से पूर्व ही इन्होंने सबसे पहले राष्ट्रीय आय को मापने का वैज्ञानिक प्रयास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, भारत में किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र की मिलें हैं? सबसे अधिक सूती वस्त्र की मिलें, तो सर्वाधिक सूती वस्त्र उत्पादन कहाँ होता है, किस राज्य में होता है? इसके आधार पर भी आप अनुमान लगा सकते हैं। आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे अधिक सूती वस्त्र की मिलें हैं, लगभग 129 मिलें हैं महाराष्ट्र के अंतर्गत। अगला सवाल है, निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? अब देखिए फसल से संबंधित एक सवाल तो जरूर पूछा जाएगा, चाहे वो रबी फसल पूछे, खरीफ फसल पूछे, नकदी फसल पूछे। ठीक है, तो नकदी फसल कौन नहीं है? जूट आपका नकदी फसल है, मूंगफली भी आपका नकदी फसल है, ज्वार आपका नकदी फसल नहीं है, गन्ना भी आपका नकदी फसल है। तो नकदी फसल में मुख्य रूप से उन फसलों को शामिल किया जाता है जिनका उत्पादन मुख्य रूप से व्यापार को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। किसान इसका उत्पादन केवल और केवल व्यापार को ध्यान में रख करके करते हैं कि मैं इसे उपजाऊंगा और सीधे व्यापारी के हाथों इसको बेच दूंगा। ठीक है, और ये जो खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत आती हैं कुछ फसलें, जैसे ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गया आपका, धान, गेहूँ, ये सारे जो हैं वो खाद्यान्न फसलें हैं। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन हमारा सही है ज्वार। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था?
पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी, इसके ऊपर भी हम लोग पिछले क्लासेस में चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पर है पहली पंचवर्षीय योजना जो लागू की गई थी 1951 टू 1956। तो उसका आधार क्या था, किस मॉडल के ऊपर वो प्रस्तावित था? आपके ऑप्शंस हैं हैरोल्ड डोमर मॉडल, महालनोबिस मॉडल, दादा भाई नौरोजी मॉडल, जवाहरलाल नेहरू मॉडल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हैरोल्ड डोमर मॉडल। इसके संदर्भ में एक पॉइंट नोट कीजिएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के बीच लागू की गई थी। ये हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इस मॉडल ने सुझाव दिया था कि यदि विकासशील देश आर्थिक विकास का लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो सरकार को बचत और प्रौद्योगिकी उन्नति को समर्थन और प्रोत्साहन देना चाहिए। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, हैरोल्ड डोमर मॉडल के ऊपर प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित थी। अगला सवाल है काली क्रांति किससे संबंधित है? आपने अलग अलग तरह की क्रांतियों के बारे में सुना होगा। हरित क्रांति, आपका श्वेत क्रांति हो गया, नीली क्रांति हो गया। यहाँ पे काली क्रांति, काली क्रांति किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं मत्स्य उत्पादन, कोयला उत्पादन, कच्चा तेल उत्पादन, सरसों उत्पादन या फिर 5वां ऑप्शन। अब देखिए काली क्रांति, तो काली क्रांति के अनुसार अगर आप अनुमान लगाते हैं तो आप कोयला उत्पादन में भी टिक लगा दीजिएगा अगर आपको आंसर नहीं पता होगा तो, और ऐसे स्थिति में आपका आंसर हो जाएगा गलत। कोयला उत्पादन इसका सही आंसर नहीं है। काली क्रांति संबंधित है कच्चा तेल उत्पादन से, जिसको हम लोग पेट्रोलियम भी कहते हैं, खनिज तेल कहते हैं। तो पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है काली क्रांति। तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न लेते हैं। बिहार में 2005-06 से 2014-15 के मध्य किस क्षेत्र ने सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है? आपके ऑप्शंस हैं कृषि, बैंकिंग, रजिस्टर्ड, विनिर्माण, परिवहन या फिर 5वां ऑप्शन। तो बिहार में 2005-06 से लेकर के 14-15 के मध्य रजिस्टर्ड विनिर्माण ने सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है। अगला सवाल लेते हैं। प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है? ये भी आपका इकोनॉमिक्स से संबंधित सवाल क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये चूँकि बिहार से संबंधित है तो बिहार से संबंधित प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेंगे। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? बेगूसराय, मधेपुरा, सुपौल या फिर शिवहर। तो देखिए प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार सबसे अधिक प्रति व्यक्ति वाला जिला पटना है और सबसे कम में आ जाता है शिवहर। चौथा ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है पर राज्यों द्वारा एकत्र एवं आवंटित किया जाता है? कौन सा जो टैक्स है वह केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है लेकिन राज्यों द्वारा एकत्र एवं आवंटित किया जाता है? स्टाम्प शुल्क, यात्री एवं वस्तु कर, संपदा शुल्क, अखबारों पर कर या फिर 5वां ऑप्शन। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 स्टाम्प शुल्क। कौन सा है? स्टाम्प शुल्क। अगला प्रश्न है बैंक दर का आशय क्या है? बैंक दर से आप क्या समझते हैं? इसको सीधे सीधे कहें तो साहूकारों द्वारा लिया जाने वाला ब्याज दर, अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, बैंकिंग संस्थान की लाभ दर या फिर केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 है, केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध किससे है? जीविका आप लोगों ने सुना होगा, जीविका दीदी का नाम सुना होगा। रोजगार सृजन से संबंधित है, वित्तीय समावेश से संबंधित है, गरीबी उन्मूलन से संबंधित है या फिर सार्वजनिक वितरण से संबंधित है, या यहाँ पे 5वां ऑप्शन हमारा होगा सही। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जीविका का संबंध जो है इनमें से एक से अधिक से, देखिए रोजगार सृजन से भी संबंधित है ये, ठीक है। जीविका रोजगार सृजन से संबंधित है क्योंकि इसमें सहकारी समितियां होती हैं और छोटे पैमाने पर कुटीर उद्योग, लघु उद्योग स्थापित करने के लिए इसमें लोन वगैरह दिया जाता है। तो ये रोजगार सृजन से संबंधित है। आपका वित्तीय समावेशन से भी ये संबंधित है, गरीबी उन्मूलन से भी ये संबंधित है और सार्वजनिक वितरण से भी संबंधित है क्योंकि ये सभी लोगों के लिए ओपन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 5वां ऑप्शन सही है। इसके संदर्भ में कुछ इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है जिसको आप लोग नोट कर लीजिएगा।
बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत स्वायत्त संस्था बिहार ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन समिति द्वारा विश्व बैंक से वित्त पोषित कार्यक्रम बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना, जिसे जीविका के रूप में जाना जाता है, का संचालन किया जा रहा है। ये जो है विश्व बैंक से पोषित कार्यक्रम है, ठीक है, विश्व बैंक से पोषित कार्यक्रम है आजीविका। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों को सामाजिक तथा आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। बिहार में SPUR परियोजना का संबंध किससे है? स्वास्थ्य से है, गरीबी से है, बैंकिंग से है, या फिर नगर निगम वित्त से है? तो सबसे पहला प्रश्न तो आपका होगा कि SPUR का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो आइए इसके संदर्भ में कुछ नोट पॉइंट को देख लेते हैं। पहले इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, ये नगर निगम के वित्त से संबंधित है, ठीक है। देखिए SPUR का फुल फॉर्म होता है सपोर्ट प्रोग्राम फॉर अर्बन रिफॉर्म्स, सपोर्ट प्रोग्राम फॉर अर्बन रिफॉर्म्स, यानी कि शहरी सुधारों से संबंधित सपोर्ट प्रोग्राम है ये, ठीक है। सपोर्ट मतलब किसी को सहारा देना, ठीक है, सहारा देने से संबंधित है। बिहार सरकार की यह एक योजना है जिसका उद्देश्य शहरी स्थानीय निकायों को वित्त उपलब्ध कराना है। क्या उपलब्ध कराना है? वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इस प्रकार उपलब्ध वित्त का उपयोग स्थानीय निकाय के द्वारा नगरीय स्वच्छता टास्क फोर्स के लिए किया जाता है, जिसमें कई सदस्य शामिल होते हैं। अगला प्रश्न आ चुका है, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? नेशनल हाईवे कितने हैं, कितनी लंबाइयां हैं इसकी, ठीक है। नेशनल हाईवे की कुल कितनी लंबाई है, ये सवाल है। ऑप्शंस आपके हैं 3410 किलोमीटर, 3587 किलोमीटर, 4595 किलोमीटर, 4707 किलोमीटर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 4595 किलोमीटर इसकी लंबाई है। बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग कितनी है? ऊर्जा उपभोग यानी कि कितनी बिजली की खपत प्रति व्यक्ति के अनुसार होती है? 203 किलोवाट, 187 किलोवाट, 311 किलोवाट या फिर 145 किलोवाट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 311 किलोवाट, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, यह किसने लिखा था? ऑप्शंस हैं हर्बर्ट रिस्ले, लॉर्ड लिटन, W.W. हंटर, H.N. ब्रेल्सफोर्ड या फिर पांचवा ऑप्शन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, W.W. हंटर। अभी W.W. हंटर कौन थे? तो यहाँ पर इसके संदर्भ में नोट पॉइंट है विलियम विल्सन हंटर, इनका फुल फॉर्म है विलियम विल्सन हंटर। एक स्कॉटिश इतिहासकार था, उसने अपनी पुस्तक द इंडियन मुसलमान 1871 में यह तर्क दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? आपके ऑप्शंस हैं नामदार खां, बाबू कुंवर सिंह, बिरसा मुंडा या फिर शंकर शाह। तो ये काफ़ी आसान सा प्रश्न है और काफ़ी ज़्यादा प्रचलित प्रश्न है। बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखिएगा तो ये प्रश्न अधिकांश बार पूछा जा चुका है। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में जो क्रांतिकारियों का नेता थे वो थे बाबू कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह थे। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा को सोते हुए कब पकड़ा गया था? ऑप्शंस हैं आपके 1 फरवरी 1900, 2 फरवरी 1900, 3 फरवरी 1900 या फिर 4 फरवरी 1900 या फिर पांचवा ऑप्शन। तो देखिए बिरसा मुंडा को सोते हुए जंगल से गिरफ्तार कर लिया गया था और उनको गिरफ्तार जिस तिथि को किया गया था वो इन चारों ही ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, वो चारों ऑप्शन में नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा पांचवा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। इसका सही आंसर होगा 3 मार्च 1900 ईस्वी को, ठीक है। बिरसा मुंडा को 3 मार्च 1900 ईस्वी को चक्रधरपुर में जमकोपाई के जंगल में सोते समय उनकी आदिवासी सेना के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था और बाद में 9 जून 1900 को ही रांची के जेल में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न आ चुका है, 1936 ईस्वी में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? NG रंगा, EMS नंबद्रिपाद, स्वामी सहजानंद सरस्वती, आचार्य नरेंद्र देव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, स्वामी सहजानंद सरस्वती,
देखिए, जब भी किसान सभा का जिक्र होगा, किसान आंदोलन का जिक्र होगा, तो उसमें सबसे अग्रणी जो नाम है वो है स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का। ठीक है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए सहायक बनूं। यह किसने लिखा था? ऑप्शन हैं लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड मिंटो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, लॉर्ड कर्जन ने ऐसा लिखा था और उनका जो कार्यकाल था 1899 से 1905 ईस्वी का कार्यकाल था। चलिए, अगला प्रश्न आ चुका है, किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? और यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने गांधी जी को सबसे पहले बिहार में बुलाया था और यहीं से गांधी जी का स्वतंत्रता आंदोलन प्रारंभ हुआ, चंपारण सत्याग्रह से। तो चलिए, हिंट मिल गया होगा आप लोगों को। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने गांधी जी को बुलाया था। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? अभी देखिए, सभी प्रश्न जो आप देख रहे हैं ये सारे बिहार के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान से संबंधित प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बीपीएससी में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे हुए थे? ऑप्शंस आपके हैं, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह या फिर पांचवा ऑप्शन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है, लंदन में 13 मार्च 1940 ईस्वी को सर माइकल ओडायर को गोली मार दी गई थी। किसने गोली से इनको मारा था? मदन लाल धिंगड़ा, MPT आचार्य, VD सावरकर या फिर उधम सिंह। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 है, उधम सिंह ने जनरल डायर को गोली मार करके हत्या की थी। और ये ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि जनरल ओडायर वही व्यक्ति था जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड करवाया था, निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां चलाई थी और उसी का बदला सरदार उधम सिंह ने लिया था। अगला प्रश्न है, 1919 ईस्वी में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तो उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड जॉर्ज हैमिल्टन, सर सैमुअल हॉर, लॉर्ड सैलिसबरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। उस टाइम पे इंग्लैंड का प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज था। अगला प्रश्न लेते हैं, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? आसान सा सवाल है लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और VVI क्वेश्चन के तौर पर आप इसको रख सकते हैं। ठीक है, कुछ आसान प्रश्न तो जरूर ही रहते हैं, तो उनमें से ये प्रश्न है जो कि VVI है। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? ऑप्शंस आपके हैं, श्रीमती एनी बेसेंट, स्नेहलता वाडेकर, सरोजनी नायडू, मैडम भीखाजी रुस्तम कामा। सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 है, मैडम भीखाजी रुस्तम कामा। भीखाजी कामा के नाम से भी ये जानी जाती हैं। भीखाजी कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। उन्होंने ब्रिटेन, अमेरिका तथा जर्मनी का भ्रमण कर भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में माहौल बनाया। ठीक है, और साथ ही साथ उन्होंने जर्मनी के स्टटगार्ड में 22 अगस्त 1907 को हुई 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में भारत का प्रथम तिरंगा राष्ट्रध्वज फहराने के लिए जानी जाती हैं वे, है ना। तो जो भारत का हम लोग राष्ट्रध्वज देखते हैं उसकी जो डिजाइनिंग है वह भीखाजी रुस्तम कामा को ही उसका श्रेय जाता है। और शुरुआत में चक्र के स्थान पर चरखा था, वही डिफरेंस केवल था। अगला प्रश्न है, समाजवाद का समर्थक कौन था जो 1933 ईस्वी में ब्रिटिश शासन, देशी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? ऑप्शंस हैं, राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भूला भाई देसाई, सरदार पटेल। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पंडित जवाहरलाल नेहरू। वो व्यक्ति थे जो 1933 में ब्रिटिश शासन, देशी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहते थे।
अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? ऑप्शंस हैं जयप्रकाश नारायण, बैकुंठ शुक्ल, शीलभद्र याजी, राम नारायण प्रसाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, शीलभद्र याजी। शीलभद्र याजी ही वह व्यक्ति थे जो अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से भी जुड़े रहे और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे थे। अगला प्रश्न है, चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना किसके द्वारा बनाई गई थी? चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना किसके द्वारा बनाई गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सूर्य सेन के द्वारा। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? संध्या, युगांतर, गदर, यंग इंडिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, यंग इंडिया। यंग इंडिया महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला एक मैगजीन था और यह क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जुड़ा हुआ नहीं था, बल्कि इसमें अहिंसा संबंधी बहुत सारे गांधी जी के विचार प्रकाशित हुआ करते थे। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नेरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल की टिकट पर चुनाव लड़ा था। वह दल कौन सा था? उदारवादी, मजदूर, कंजर्वेटिव, साम्यवादी। तो वह दल लिबरल पार्टी थी, उदारवादी दल। ठीक है। अगला प्रश्न है, स्वराज दल की स्थापना किसकी असफलता के बाद की गई थी? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, रॉलेट मिल सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, असहयोग आंदोलन। स्वराज दल की स्थापना असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद की गई थी। यहाँ पे नोट पॉइंट में नोट कर लीजिएगा, स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 ईस्वी को देशबंधु चित्तरंजन दास, पंडित मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल और नरसिंह चिंतामण केलकर के प्रयासों से असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद की गई थी। इसका उद्देश्य स्वशासन तथा राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए कार्य करना था। अगला प्रश्न है, 1929 ईस्वी में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? आपके ऑप्शंस हैं अब्दुल गफ्फार खां, अली बंधु, अंसारी बंधु, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अब्दुल गफ्फार खां। ठीक है, अब्दुल गफ्फार खां को इसका श्रेय जाता है। खुदाई खिदमतगार, इसकी स्थापना अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में 1929 ईस्वी में की गई थी। यह उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के पठानों या पख्तून द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध एक अहिंसक स्वतंत्रता संघर्ष था और इसीलिए खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है और वो इसीलिए जाना जाता है क्योंकि इनका जो दल था या कहें कि इनकी जो पार्टी थी खुदाई खिदमतगार, इसका भी गांधी जी के बताए मार्ग पे चलना था। अहिंसक स्वतंत्रता संघर्ष इनका भी हथियार था। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिएगा इसको। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? ऑप्शंस हैं फरवरी 1942, मार्च 1942, अप्रैल 1942 या फिर मई 1942। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि देखिए 24 मार्च 1946 ईस्वी को भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने के संबंध में कैबिनेट मिशन भारत आया था और इस मिशन के अध्यक्ष लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट है, इसको नोट ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पर 5वां ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए सही आंसर क्या है इसका? 24 मार्च 1946। तो 24 मार्च 1946 ऑप्शन में है ही नहीं, सारा ऑप्शन जो है वो 1942 का है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी? असहयोग आंदोलन जब चला था
तो इनकी जो वकालत थी वो काफ़ी चरम पर थी और पूरे बिहार राज्य में इनकी तुति बोलती थी। ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद, सहजानंद सरस्वती, राजकुमार शुक्ल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वह व्यक्ति थे जिन्होंने असहयोग आंदोलन के समय अपनी वकालत को छोड़ दिया था और आंदोलन में कूद पड़े थे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती कौन थी? ठीक है, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले कौन सी वो संस्था थी जो फिर बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ही विलय हो गई थी? ऑप्शंस हैं ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन नेशनल यूनियन या फिर इंडियन लीग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, यहाँ देखिए सही इसका जो नोट पॉइंट है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस के प्रयासों के द्वारा वर्ष 1876 में किया गया था। ठीक है, और आपको पता होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1850 ईस्वी में की गई थी। तो इंडियन एसोसिएशन जो है इसकी पूर्ववर्ती पार्टी थी और यह संस्था जो है बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस में इसका विलय हो गया था। तो आज के इस क्लास में 50 प्रश्नों का डिटेल एनालिसिस आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।